हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो बिहार डीएलएड का सारा प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है। तो वो सारे प्रश्न काफ़ी वीवीआई हैं जितना मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर कह देता कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार हमारा रेडी हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तब बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा देश कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? आप लोग अगर पढ़े हो इतिहास को अच्छे तरीक़ा से तो आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण प्रस्ताव का मांग रखा? तो आपको बताना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था? आपका 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का मुद्दा उठाया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समझ में आ चुका है यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भैया कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। किसको बनाया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष था। कौन था? प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद था। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ये बताओ, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। तो ये सारा आपको याद रखना है। चलिए, तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में 1893 या 94 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गया। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से ये लौट करके आया 1915 में। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला आंदोलन किया था। दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893-94 में अफ्रीका गया था। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। इसमें थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों तरीका से MCQ सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन न ले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जालियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था। आप कमेटी का नाम बताइए। जांच के लिए 2 कमेटी बनाया गया था। एक का नाम था हंटर कमेटी और एक का नाम था तहकीकात कमेटी। क्या नाम था? तहकीकात कमेटी ने क्या कहा था और हंटर कमेटी ने क्या कहा था? हंटर कमेटी ने कहा था कि इसमें 379 लोग मारे गए हैं और 1000 लोग घायल हुए हैं। जबकि तहकीकात कमेटी ने कहा कि 1000 लोग मारे गए हैं और 3000 लोग घायल हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी का संबंध किससे है? तो जालियांवाला बाग से है। ये बात आप लगा दीजिएगा। और जालियांवाला बाग के दौरान
क्या हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी ने दुखी होकर अंग्रेजों से केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। महात्मा गांधी पूछेगा जलियांवाला हत्याकांड के दौरान कौन सी उपाधि को लौटा दिया था, तो केसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। साथ साथ एक व्यक्ति और याद रख लेना कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने सर नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। कौन? सर नाइटहुड की उपाधि को पूछेगा किसने लौटा दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या था, बिल्कुल राइट था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सांसद का अस्थाई सदन कौन सा है? सांसद का अस्थाई सदन भैया राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट चला जाएगा। सांसद जो होता है दोस्तों, सांसद भारत में विधि का निर्माण करता है। क्या करता है? विधि का निर्माण कौन करता है? सांसद करता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे उद्देशित करती है, उद्घोषित करती है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसको उद्देशित करती है? तो ये भारत की जनता को। किसको? भारत की जनता को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रस्तावना जो है यह भारत के जनता को, हम भारत के अब जो संविधान हमारा पढ़ते हैं, ये क्या है? प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछे किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगर सबसे छोटा पूछ लेता, छोटा, तो छोटा आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समझ में आ गया? सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम सब जानते हैं भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी याद रखना को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। ये बात आपको याद रखना है। और गंगा के पानी में T2 या T4 नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, गंगा नदी पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी बिहार में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में। कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न आ गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। राष्ट्रीय गीत आप लोग बताओ कमेंट में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसको कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को गलत। असहयोग आंदोलन को नहीं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो 1930 में हुआ था, इसको भी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करते हैं। हाँ, 1942 में जो आंदोलन हुआ था इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से यहाँ पर 70 मिनट भाषण दिया और एक नारा दिया, डू एंड डाई। कौन सा नारा दिया? डू एंड डाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको लगाना है। ठीक है, और डू एंड डाई अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? डू एंड डाई का नारा दिया था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने चलाया था ऑपरेशन 0 आवर, और इस 0 आवर के तहत कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी को कहाँ बंद किया गया था? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां जेल में बंद किया गया था। कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां जेल में बंद किया था। आगा खां जेल में बंद किया था। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को। ठीक है, हजारीबाग जेल में किसको बंद किया था? हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद किया था। किसको किया था? जयप्रकाश नारायण को किया था, और ये जेल तोड़कर भाग गया था। ये बात आपको याद रखना है। बांकीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? दोस्तों बांकीपुर जेल में बंद किया गया था राजेंद्र प्रसाद को बंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बंद कर दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है,
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति जो था, भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरित क्रांति किया था, और हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति का पिता कहेगा कि विश्व में किसको कहते हैं? विश्व में हम लोग कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसको कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। और भारत में कहेगा किसको कहते हैं? तो हरित क्रांति का पिता भारत में हम लोग कहते हैं M.S. स्वामीनाथन को। M.S. स्वामीनाथन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान जो बना था, किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो इसका एक अध्यक्ष चुना गया था, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ अध्यक्ष सिर्फ पूछ रहा है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ लेता क्वेश्चन घुमा करके, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया था? आर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेता किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो फिलहाल इस प्रश्न में कौन ऑप्शन में दिख रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहा था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, फिर भी आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अगर पूछ लेता तब आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद नहीं होता, तब क्या होता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, पृथ्वी की आयु का अनुमान कितना है? पृथ्वी की आयु का अनुमान लगभग कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बिहार के थे, ये बात आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना है, इसको हम लोग देश रत्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देश रत्न के नाम से जानते हैं। और इसको अजात शत्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु पूछेगा किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। चलिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो B.R. अम्बेडकर था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर कार्य करती है? पंचायती राज व्यवस्था हम सब जानते हैं कि यह ग्रामीण स्तर पर काम करती है। तो ग्राम स्तर कहाँ दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहेगा लागू कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम लागू जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसने लागू किया था? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लगाया गया था। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में हम लोग जानते हैं कितना राज्य है? 28 राज्य। ये पूछने का गप है। ऑप्शन नंबर, चलिए ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये रहा प्रश्न। और भी प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण कब पूरा हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर पूरा रेडी हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1949 में पूरा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से मैं अगले दिन बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता हम लोग किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता भैया हम लोग अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु किसका गुरु था? ये सिकंदर का गुरु था। विश्व विजेता सिकंदर का आपने नाम अवश्य सुना होगा। सिकंदर का गुरु पूछेगा कौन था? तो ये वही अरस्तु है जिसको हम लोग भारत में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हिप्पोक्रेटस, इसको दोस्तों हम लोग औषधि विज्ञान का विश्व में जनक कहते हैं। औषधि विज्ञान का पिता पूछेगा कि विश्व में किसको कहते हैं? औषधि विज्ञान का जनक। तो औषधि विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को हम लोग कहते हैं। ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। विश्व में अभी अभी मैंने आपको बताया। अगर भारत में पूछे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक भारत में किसको कहते हैं, तो भारत में याद रखना धन्वंतरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? धन्वंतरी को कहते हैं भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसका किताब का नाम था एनिमिलिया प्लांटेरियम। इन्होंने इसमें 500 पौधे के बारे में, अलग अलग पौधे के बारे में बताया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं भैया? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अच्छा, केपलर ने क्या दिया था? ग्रह के नियम के बारे में बताया था। कौन? केपलर ने बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चौथा नंबर का, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस, लेवेजियर और केपलर। तो रसायन विज्ञान का जनक हम लोग लेवेजियर को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और रसायन विज्ञान जो का अगर पिता देश अगर पूछेगा किसको कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक देश पूछेगा कौन सा है, तो मिस्र है। और मिस्र की मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र की मिट्टी को हम लोग दोस्तों कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। और इसी कीमिया में बहुत सारा तत्व हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता है। इसलिए हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री को पिता देश पूछेगा कौन सा कहते हैं, तो मिस्र कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मिस्र नदी को में कौन सा बांध है? मिस्र नदी पर कौन सा बांध है, ये बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। मिस्र नदी पर जो बांध है, आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध पूछेगा कहाँ पर है, तो मिस्र नदी पर है। मिस्र नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध है। ये बात आपको याद रखना है। और मिस्र नदी को हम लोग किसका वरदान करते हैं? नील नदी को हम लोग मिस्र का वरदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो गैसों के विसरण का जो नियम जो प्रतिपादित किया था, वो कौन किया था? ग्राहम ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। छठा नंबर का प्रश्न है, E = mc² समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन के बारे में और भी आप इस याद रख सकते हैं। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का ये खोज किया था। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का पूछेगा खोज किसने किया था, तो वैद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम दिया था। अच्छा, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। और जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या था? आइंस्टीन बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? आ गया भैया क्वेश्चन। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था, तो जड़त्व का नियम का खोज किया था न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। और न्यूटन का किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। इन्होंने इस पुस्तक में बताया था, जड़त्व के नियम के बारे में बताया था। इन्होंने टोटल न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसको न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम के हम लोग जानते हैं। जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है 8वां नंबर का, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था?
अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किसने किया था? तो अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम कौन दिया था? वाटसन ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन। ये बात याद रखना, नोट मेंडल लगाना है आपको, क्या लगाना है? वाटसन लगाना है। अच्छा, अनुवांशिकी का नियम पूछेगा, अनुवांशिकी का नियम किसने दिया था? दोस्तों अनुवांशिकी का नियम तब कौन दिया था? तब आपका आंसर होगा मेंडल। क्या हो जाएगा? अच्छा, अनुवांशिकी का अगर पिता पूछेगा किसको कहते हैं, तो अनुवांशिकी का पिता भी हम लोग किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक पादरी था। ये बात आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मेंडल ने अनुवांशिकी का पता किस पर लगाया था? तो आपको याद रखना है कि मटर के पौधे पर लगाया था। मटर के पौधे पर। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का जो सेटअप होता है ना, जो क्वेश्चन को सेट करता है, वो ऑप्शन में मटर का पौधा आपको देगा ही नहीं। ऑप्शन में रहेगा गार्डन मटर। क्या रहेगा? गार्डन मटर, या रहेगा मीठा मटर। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मटर का पौधा पर इन्होंने अनुवांशिकी का प्रयोग किया था। ये कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए बढ़ते। अच्छा, जोहानसन क्या दिया था? जीन शब्द। क्वेश्चन पूछेगा जीन शब्द को किसने दिया था? तो जोहानसन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जीन कहाँ स्थित होता है? जो जीन होता है दोस्तों, वो कहाँ स्थित होता है? तो ये हमारे गुणसूत्र में होता है, जो हमारे केंद्रक से चिपके हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? तो मनुष्य में टोटल जो होता है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। अगर पूछेगा टोटल कितना, तो 46। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको सामने में है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों खून का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का अगर पूछे वास्तविक रंग क्या होता है? वास्तविक रंग, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वास्तविक रंग कैसा होता है। खून में पाया जाता है तो बहुत आदमी लाल लगा देता है आंसर, जबकि वास्तविक रंग इसका कैसा होता है? बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग है बैगनी। और जब हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के समय में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और यह हीमोग्लोबिन से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और हमारे खून को बैगनी से क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। तो खून का रंग लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? वाह वाह, शानदार प्रश्न है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? भैया हीमोग्लोबिन जो है वह एक प्रकार का ही क्या है? यह प्रोटीन है। प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और यह लोहा का यौगिक है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। ऑप्शन में नहीं दिया था लोहा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु, अच्छा आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी पूछे या डब्ल्यूबीसी पूछे, इन दोनों की मृत्यु कहाँ होती है? तो इन दोनों की मृत्यु होती है कहाँ? अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। इन दोनों का मृत्यु अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स का मृत्यु दोस्तों कहाँ होता है? प्लीहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तिल्ली। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स, डेंगू रोग में क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाता है। प्लेटलेट्स में गिरावट कब आता है? डेंगू रोग में। क्या होता है? गिरावट आता है कब? डेंगू रोग में। अच्छा, आप लोग ये बता दो कि डेंगू के मच्छर का नाम क्या है? डेंगू के मच्छर का नाम बता दो। मादा एंडीज इजिप्टाई। क्या नाम है भैया? याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। मादा एंडीज इजिप्टाई डेंगू के मच्छर का नाम है। और डेंगू का जो मच्छर है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमेशा 45 डिग्री के कोण पर काटता है। कितना काटता है? 45 डिग्री के कोण पर काटता है। इसलिए दोस्तों डेंगू में क्या होता है? हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करता है, और हम काफ़ी ज़्यादा दर्द फीलिंग महसूस करते हैं। इसलिए डेंगू को हम अगला नाम देते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या देते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो भैया हड्डी तोड़ बुखार हम लोग डेंगू को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या था? प्लीहा राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। रक्त का कितना प्रतिशत